press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 4 ಪೇಪರ್ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 4 ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 4 ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನದ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. फर्स्ट में नोडोदाದ್ರೆ फर्स्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर लिखिए. तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि उसमें विकल्प दिए गए हैं, उसमें चुनकर लिखना है. फर्स्ट वन तो पहला है आदर्श शब्द का विलोम रूप है. आदर्श शब्द का विलोम रूप क्या है? तो आदर्श शब्द का विलोम रूप यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, उसका सही उत्तर है अनादर. आदर, अनादर. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा, सेकेंड वन देखेंगे बच्चों. अभी आय शब्द का विलोम रूप है. आय, व्यय. आय शब्द का विलोम रूप क्या होता है? व्यय होता है. आय यानी आदाय, व्यय यानी खर्चु. तो खर्चु कहते हैं आदाय. जितना आया है उसको आय, जितना गया है उसको व्यय कहते हैं. आय शब्द का विलोम रूप क्या होता है? व्यय होता है. थर्ड वन हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो कर्नाटक डैश राजधानी बेंगलुरु है. उचित कारक चिन्ह है. तो हम की का प्रयोग देखते हैं कि छोटा की और बड़ा की का प्रयोग हमने देखा कि कर्नाटक डैश राजधानी बेंगलुरु है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों बड़ा की और छोटा की. छोटा की और स्मॉल की और बिग की हम देखेंगे. यहाँ पर उत्तर होगा बिग की. बड़ा की होता है कर्नाटक की राजधानी, क्योंकि की छोटा की कारणबोधक अव्यय है. ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, और बड़ा की का प्रयोग हम संबंध बताने के लिए किया जाता है. हम संबंध बताने के लिए प्रयोग करते हैं बड़ा की. तो बड़ा की क्या है? इसका सही उत्तर है. तो कर्नाटक डैश राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है. सो बिग की. फोर्थ वन देखेंगे. फोर्थ वन, पेड़ डैश फल गिरा. उचित कारक है. हम यहाँ पर कारक चिन्हों को देखते हैं कि कारक चिन्ह आपने पढ़ा है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपदान, संप्रदान. तो इस कारकों को हम कहाँ पे ज्वाइन करना है कि इस वाक्य में कहाँ पर उसको उचित वाक्य, उचित कारक को हम लिखना है. हम देखेंगे यहाँ पर पेड़ डैश फल गिरा उचित कारक है. यहाँ पर के, से, में और को दिया गया है, कारक चिन्हों को दिया गया है. यहाँ पर पेड़ से फल गिरा, तो उचित कारक होता है से. पेड़ से फल गिरा वो सही वाक्य होता है. तो हम देखेंगे कि कारक को कैसे हम ज्वाइन करते हैं, कि उस कारक को क्या करना है, ज्वाइन करके उसको कंप्लीट सेंटेंस देखना है, तब मालूम पड़ता है कि हम कौन सा कारक यहाँ पर मैच होगा. तो फिफ्थ वन देखेंगे बच्चों, मुहावरा. आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है. तो यहाँ पर कारक देखेंगे, हम एक मुहावरे को देखेंगे. मुहावरा एक कंपलसरी मुहावरा आता है इन ग्रामर पॉइंट में. आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है इस्तेमाल होना, शोर मचाना, प्रभात होना, क्रोधित होना. इसमें सही उत्तर होगा शोर मचाना. तो टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि आसमान सिर पर क्यों उठाए हो. इसका मतलब क्या है? शोर मचाना, बहुत ज्यादा शोर मचाना, तुम्हें गलाटे ಮಾಡೋದು. शोर मचाना का अर्थ है शोर मचाना, बहुत शब्द करना, आवाज करना. 6 वन देखेंगे बच्चों, दिग्गज शब्द में संधि है. हम देखते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हमने देखा. उसमें से एक संधि तो आएगा ही आएगा.
तो यहाँ पर मैंने दिया है दिग्गज। दिग्गज शब्द में संधि है व्यंजन। आप सबने लिखा होगा, क्योंकि व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजनों का क्या होता है, व्यंजन और स्वर और व्यंजन के मेल से जो व्यंजन में जो संधि होते समय व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखेंगे हम दिग्गज शब्द को कैसे हमने व्यंजन संधि कहते हैं, उसको दिग प्लस गज। देखेंगे दिग्गज, दिग प्लस गज। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा लिखा कि दिग प्लस गज दिग्गज, यहाँ पर हुआ दिग्गज, दिग्गज। यहाँ क्या है कि क और व्यंजन और स्वर के मेल से यहाँ क्या होता है, क व्यंजन गा में बदल जाता है। का व्यंजन क्या हो गया, गा में बदल जाता है। इसलिए तो व्यंजनों का क्या हुआ, अलग अलग होने की एक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखेंगे फिफ्थ वन। हम फिफ्थ वन देखेंगे बच्चों। अब देखेंगे कि सेवेंथ वन देखेंगे, राजमहल शब्द में समास है। तो एक समास आएगा हमें, के समास के चार विधा 6 रूप हमने देखा। राजमहल शब्द में समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। हमने यहाँ इसका उत्तर है राजमहल शब्द में समास है तत्पुरुष समास, क्योंकि इस समास को हम विग्रह करने के बाद पता चलता है कि ये समास कौन सा है। कैसे ये तत्पुरुष समास हुआ है बच्चों, देखेंगे। अब देखेंगे हम राजमहल, इसको मैं विग्रह करने से राजा का महल, राजमहल मैंने इसको विग्रह किया तो क्या हुआ, राजा का महल हुआ। तो ये दोनों के बीच क्या होता है, का लोप होके दोनों शब्द मिले हैं। दोनों शब्द यहाँ पर मिले हैं। कैसे मिले हैं कि का लोप हो गया है। जिस समास में कारकों का लोप होकर दो शब्द का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। कोई भी कारक चिन्ह लोप हो सकता है, का, के, की, में, पर, ये सब कारक चिन्ह है। ये चिन्हों का लोप होकर जो शब्द मिलते हैं उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजमहल, राजसभा, राजभक्ति, देशभक्ति, प्रेम सागर, चिड़िया मार, देशभक्ति, दान में वीर, ये सब शब्द क्या होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। देखेंगे बच्चों अभी 8th वन, आयात शब्द का, आयात शब्द का विलोम रूप है। आयात का अर्थ होता है इंपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो आयात शब्द का विलोम रूप है निर्यात। निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। आयात इंपोर्ट, निर्यात एक्सपोर्ट होता है, ऑपोजिट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 9th वन, निम्नलिखित में से आयादी संधि का उदाहरण है पावन, परमोज, स्वागत, नीरस। यहाँ पर सही उत्तर है पावन। तो निम्नलिखित में से आयादी संधि का उदाहरण मैं पावन कह रही हूँ कि देखो बच्चों, ये पावन कैसे ये आयादी संधि है। सिंपल ट्रिक मैंने बताया कि आयादी संधि में 3 स्वतंत्र शब्द होते हैं, बीच में क्या होता है, वा होता है, य वा होता है, यही होता है आयादी संधि। यहाँ पर 3 स्वतंत्र शब्द पावन है, नीरस है लेकिन निह प्लस रस होता है, पावन यानी वा बीच में आता है। तो पावन शब्द आयादी संधि का उदाहरण है। 10th वन देखेंगे, जेब डैश पैसा गिरा, सही कारक होगा से। को घर, को से है, यहाँ पर सही उत्तर है जेब से पैसा गिरा। तो से क्या हुआ, उसका सही उत्तर है। फिर 11th वन देखेंगे, बेंगलुरु मंदिर डैश शिल्पकला अनोखी है। यहाँ पर कारक पूछा गया है, बेंगलुरु मंदिर डैश शिल्पकला, बेंगलुरु मंदिर की शिल्पकला। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೀ ಅನ್ನೋದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೀ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿರ್ की शिल्पकला अनोखी है। 12th
भोजन शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. तो ग्रामर ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು प्रेरणार्थक क्रिया ಕೊಡ್ತಾರೆ. तो भेजना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है भिजाना. भिजाना इसका सही उत्तर है. भेजना, भिजाना. द्वितीय प्रेरणार्थक भिजवाना. तो भिजाना आना द्वितीय प्रेरणार्थकिಗೆ ವಾನವನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ भेज प्लस आना भिजाना, भेज प्लस वाना भिजवाना. तो भेजना भिजाना इसका सही क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. 13th वन कमर कसना मुहावरे का अर्थ है. कमर कसना मुहावरा अर्थ है तैयार होना. कमर कसना तैयार होना. फॉर एग्जाम्पल इसको हम प्रयोग करेंगे. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के लिए कमर कस लिया. इस तरह हम वाक्य में सौंदर्य के लिए हम क्या करते हैं, मुहावरे का ಪ್ರಯೋಗ करते हैं. ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಭಾಷಾ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ ಕಸ್ನ ಇದರ ಅರ್ಥ ತಯಾರ್ ಹೋನ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಮುಹಾವರೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪೌಫಟ್ನ ಪ್ರಭಾತ್ ಹೋನ, ಕಮರ್ ಕಸ್ನ ತಯಾರ್ ಪೌಫಟ್ನ ಸುಬಹ ಹೋನ, ಕಮರ್ ಕಸ್ನ तैयार होना, शोर मचाना, आसमान सिर पर उठाना, आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना, अंगूठा दिखाना, देने से स्पष्ट इनकार करना. इस प्रकार कोई ना कोई एक मुहावरा ग्रामर में आएगा. सेकंड में नोड़ना निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों के संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द से संबंधित शब्द लिखिए. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಅನುರೂಪ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಅನುರೂಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲೆರಡು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಮೊದಲೆರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎರಡನೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ एग्जांपल ನೋಡೋಣ. ಗಿಲ್ಲು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ निबंध. गिल्लू रेखाचित्र ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. पाठ का विधा हमने देखा. गिल्लू क्या है? रेखाचित्र. ಗಿಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ರೇಖಾಚಿತ್ರಣ ಅಳಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಅನ್ನೋದು निबंध. ಇದು लेसन टाइप पाठ का विधा निबंध है. इंडेक्स में हम इसको देखेंगे. 15th दक्षिण से उत्तर की पर्वतावली पश्चिमी घाट. दक्षिण से उत्तर की पर्वतावली ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದ ಒಂದು ಪರ್ವತಾವಲಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮಿ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕಿ ಪರ್ವತಾವಲಿ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀಲಗಿರಿ ಕಿ ಪರ್ವತಾವಲಿಯ ಶೋಭಾಯಮಾನ. ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿರುವಂತಹ ಪರ್ವತಾವಲಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ವತಾವಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀಲಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 16th ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ कर्नाटक चंदन का आगार. बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी, बेंगलुरु दूसरा नाम है, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है. उसी तरह कर्नाटक को क्या कहा जाता है? यहाँ अदर नेम पूछा गया है. कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं. चंदन का आगार कहते हैं. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆತುಕರಾಯ್ ಮದ್ರಾಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಸೆತುಕರಾಯ್ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆತುಕರಾಯ್ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಚಂದನ್ ಕಾ ಆಗಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಅದರ್ ನೇಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾನು ಅನುರೂಪಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಅದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುರೂಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅನುರೂಪಗಳನ್ನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಕಾರ, ಕನಕದಾಸ್ ಭಕ್ತಕವಿ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಯಾರು ಅಂತ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಕಾರ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಕನಕದಾಸ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಕ್ತ ಕವಿಗಳು. ಪುರಂದರದಾಸ್, ಕನಕದಾಸ್ ಇವರು ಭಕ್ತ ಕವಿಗಳು. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂತ ಕವಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
नेक्स्ट ನೋಡೋಣ 18th वन सेंट फिलोमिना चर्च। तो मैसूर में सेंट फिलोमिना चर्च है। तो चर्च का नाम क्या है? सेंट फिलोमिना है बच्चों। वही हम देखे हैं यहाँ पर जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी का नाम है जगन मोहन राजमहल में आर्ट गैलरी है। तो चर्च का नाम क्या है? सेंट फिलोमिना। आर्ट गैलरी जगन मोहन राजमहल में स्थित है, बेंगलुरु में, सॉरी मैसूरू में। 9th वन देखेंगे विजयपुर की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला। हम वास्तुकला ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಶಿಲ್ಪಕಲಾವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ವಿಜಯಪುರ की ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ವಾಸ್ತುಕಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ವಾಸ್ತುಕಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ। ಗೊಮಟೇಶ್ವರ की ಏಕಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮಾ ನಾವು ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ। ಏಕಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮಾ ವಾಸ್ತುಕಲಾ ಏನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು मूर्ति यादू गोमटेश्वर एकशिला प्रतिमा, ये शिला से बनाया गया एकशिला प्रतिमा है ये, तो ये शिला से बनाया गया है, तो शिल्पकला है। वास्तुकला क्या है? तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, उसको हम वास्तुकला कहते हैं। तो विजयपुर की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला, एकशिला प्रतिमा गोमटेश्वर की एकशिला प्रतिमा क्या है? शिल्पकला है। इसी प्रकार अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे शिल्पकला और वास्तुकला के लिए। बेलूरू हलेबीडु की मूर्तियां क्या होते हैं? शिल्पकला ही होते हैं। पश्चिम में अरबी समुद्र, दक्षिण में डैश। देखिए पश्चिम में क्या है? अरबी समुद्र है। हमारे कर्नाटक के दक्षिण दिशा में दक्षिणी दिशा में पश्चिमी दिशा में अरबी समुद्र है। कर्नाटक के पश्चिम दिशा में अरबी समुद्र है, वहीं दक्षिण दिशा में क्या है? नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है। 21 बिजेंद्र पाल पद्मश्री पुरस्कार डॉक्टर CNR राव को भारत रत्न मिला। देखिए हमने देखा कि अलग अलग पार्ट से लिया गया है बच्चों। बिजेंद्र पाल को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। हमने देखा कि एवरेस्ट विजेता, पहली एवरेस्ट शिखर यात्री 1984 में बिजेंद्र पाल ने एवरेस्ट शिखर को चढ़ा था। उनको उसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। तो डॉक्टर CNR राव को कौन सा पुरस्कार मिला? भारत रत्न। डॉक्टर CNR राव हमारे देश के, हमारे कर्नाटक राज्य के एक वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर CNR राव, इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। यहाँ पर पुरस्कार पूछा गया है, विजेंद्र पाल को पद्मश्री, डॉक्टर CNR राव को भारत रत्न। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HMT का विस्तृत रूप हमने लिखना है। देखिए HAL का विस्तृत रूप यहाँ दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसी प्रकार हमने देखा कि HMT, HAL, ITI, BEL, BHEL जैसे अनेक संस्थाएं हमने देखा। इन संस्थाओं को पूरा विस्तृत रूप को लिखने का हम सीखना है। पूर्ति विस्तृत रूपದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ। कृष्णदेवराय शासक, राष्ट्रकूट राजवंश। कृष्णदेवराय एक शासक है, तो ಅವರೊಬ್ಬ ರಾಜರಾಗಿದ್ರು। तो ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಯಾವುದು? ರಾಜವಂಶ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೋಹೆ और इस्पात। ನಾವಿಲ್ಲಿ 24th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ನೋಡೋಣ। ಭದ್ರಾವತಿ ಲೋಹೆ और इस्पात के कारखाने हैं। ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು मैसूर में चंदन का तेल और साबुन बनाने का कारखाना हम देख सकते हैं। आपने देखा कि भद्रावती में लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। इसी तरह मैसूर में क्या है? कौन से कारखाने हैं? चंदन का तेल और साबुन बनाने के बड़े कारखाने हम देख सकते हैं बच्चों। 25 कर्नाटक चंदन का आगार बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी। ऑलरेडी इस प्रश्न का हमने उत्तर देखा था। कर्नाटक चंदन का आगार कैसे हैं? बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। देखिए एक वाक्य में प्रश्न लिखना बहुत आसान समझते हैं आप, लेकिन एक वाक्य में उत्तर, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ, ಆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ
एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कर्नाटक को चंदन का आगार क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? ಯಾಕೆ ನಾವು चंदन का आगार अंತೀವಿ कर्नाटक ಅಂದ್ರೆ कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। चंदन का आगार यानी चंदन का घर, गंधದ मने। आगार का अर्थ है घर। ಯಾಕೆ ಗಂಧದ ಮನೆ ಅಂತೀವಿ? कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है। हमारे देश के कोई भी अरण्य प्रदेश में इतने ज्यादा चंदन के पेड़ नहीं है जितने की हमारे कर्नाटक में है, इसलिए हम चंदन के आगार कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 27, कर्नाटक राज्य भारत का कैसा राज्य है? देखिए इस प्रकार क्वेश्चन निकालते हैं, वो टेक्स्ट बुक में नहीं रहते। कर्नाटक राज्य भारत का कैसा राज्य है? हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं, कर्नाटक संपदा में फर्स्ट लाइन में ही है, कर्नाटक राज्य भारत का प्रगतिशील राज्य है। तो हमारे भारत में बहुत सारे राज्य है, उसमें बहुत सारे राज्य प्रगतिशील नहीं है, वो बहुत पीछे है। तो ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದ प्रगतिशील राज्यवाಗಿದೆ। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? उत्तर है कर्नाटक राज्य के दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। देखिए बच्चों, कर्नाटक राज्य में दक्षिण से उत्तर की छोर, उत्तर दक्षिणದಿಂದ ಉತ್ತರದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿರುವಂತಹ ಪರ್ವತಮಾಲಾಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಿ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ। कर्नाटक के दक्षिण में कौन सी पर्वतावलियां शोभायमान है? कर्नाटक के दक्षिण में कौन सी पर्वतावलियां शोभायमान है? ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, कर्नाटकದ दक्षिणದಲ್ಲಿ नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है। क्वेश्चन नंबर 30, सन 2013 में डॉक्टर CN राव को कौन सा पुरस्कार मिला है? उत्तर है सन 2013 में डॉक्टर CN राव को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। हमने पहले ही पढ़ा कि हमारे कर्नाटक के एक साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर CN राव, उनको 2013 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान कौन सा है? विजयपुर नगर में प्रमुख आकर्षक स्थान हम देखे हैं बच्चों के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी है। इस पर आपको पता है कि गोल गुंबज में विस्परिंग गैलरी क्या है? प्रमुख आकर्षक स्थान है। उत्तर लिखना होगा कि गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी। यहाँ पर हमने देखा बड़ा की का प्रयोग हुआ है, तो बड़ा की का प्रयोग यहाँ पर हुआ है कि गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी, यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है, ये संबंध बताने के लिए की का प्रयोग हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32, गोमटेश्वर की प्रतिमा क्या संदेश दे रही है? हमें गोमटेश्वर की प्रतिमा क्या संदेश देती है? कि हमें गोमटेश्वर की प्रतिमा हमें दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। ये गोमटेश्वर की प्रतिमा हमें त्याग और शांति का संदेश दे रही है। क्वेश्चन नंबर 33, मैसूर का राजमहल किसका प्रतीक है? मैसूर का राजमहल हमारे कर्नाटक राज्य का वैभव का प्रतीक है, हमारे राज्य का वैभव का प्रतीक है। देखो हम देखते हैं, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ರಾಜಮಹಲ್ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಜನರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ। ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ मैसूर राजमहल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कविता के कवि का नाम क्या है? ये कविता के कवि का नाम है बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता के कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। तो सोहनलाल द्विवेदी नाम तो पता है, लेकिन फुल सेंटेंस में इसका उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 35, कवि सोहनलाल द्विवेदी किस राष्ट्रीय पत्र के संपादक थे? सोहनलाल द्विवेदी ಅವರು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರದ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು 1932 ದಿಂದ 1947 ತನಕ। तो कवि सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय पत्र नेशनल लेवल पेपर दैनिक अधिकार के संपादक थे, दैनिक अधिकाರದ ಸಂಪಾದಕರ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು। तो ಆ ದೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನ ಅವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು। किससे डरकर नौका पार नहीं होती?
किससे डरकर नौका पार नहीं होती, ಯಾರನ್ನ ಹೆದರಿ ನೌಕೆ ಪಾರಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಲಹರೋं से डरकर नौका पार नहीं होती, ಲಹರ್ ಯಾನೆ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಹೆದರಿ ಹಡಗು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. बच्चों देखेंगे अभी फोर्थ मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. क्वेश्चन नंबर 37, बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहद संस्थाएं हैं? बहुत आसान है बच्चों. बेंगलुरु में प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BEL, BHEL, BHEL जैसे बृहद संस्थाएं हम देख सकते हैं. प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. ये सब बृहद संस्थाएं हम बेंगलुरु में देख सकते हैं. विस्तृत रूप लिखना सीखना है, ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. क्वेश्चन नंबर 38 ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कर्नाटक की प्रगति का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कर्नाटक की प्रगति, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ सर CV रामन, सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपने महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है. सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸರ್ CV ರಾಮನ್ ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭಾರತ ರತ್ನ, द ग्रेट इंजीनियर डॉक्टर CNR राव और साइंटिस्ट 2013 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है. शकुंतला देवी मैथमेटिशियन, और ये सब क्या है, दिग्गज है भारत कर्नाटक के. और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नारायण मूर्ति ಅವರು अपने महत्तर उपलब्धियों से तम अचीवमेंट ಗಳಿಂದ कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है. 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ हुआ है. ಇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇವರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. HAL, HMT, ITI, BHEL जैसे संस्थाएं भी कर्नाटक में है. ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿ. क्वेश्चन नंबर 39 ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. कर्नाटक की प्रमुख नदियां और जलप्रपात कौन कौन से हैं? ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, ತುಂಗಭದ್ರಾ आदि अनेक नदियां बहती है. और ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कर्नाटक में जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक है. उसके बाद देखेंगे बांध और जलाशयों का क्या उपयोग है. बांध यानी डैम्स, ಜಲಾಶಯ आपको मालूम है ಜಲಾಶಯಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಧ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ನಮಗಾಗುತ್ತೆ. कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, ತುಂಗಭದ್ರಾ आदि अनेक नदियां बहती है. ये ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತೆ. इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं. इनसे उपयोग क्या है? हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है. ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ जमीन की नीर सिगते बेಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ. इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं. तो ऊर्जा उत्पादन केंद्र क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पादन केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं. बांध और जलाशयों का उपयोग है. क्वेश्चन नंबर 41, कर्नाटक के प्रमुख राजवंशों के नाम लिखिए. बहुत सारे राजवंशों ने कर्नाटक को क्या किया है? अपना प्रमुख योगदान दिया है. उसमें कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंश हम देखेंगे बच्चों. गंगा, कदंबा, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, होयसला, ओडेयर आदि राजवंशों ने कर्नाटक के श्री वृद्धि को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? कर्नाटकದ
ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ उसको ठीक तरह से लिखना सीखना है उनके नामों को। आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मासी वेंकटेश अयंगार, विक्रु गोकाक, UR अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन 8 दिग्गजों को, कर्नाटक के 8 इन साहित्यकारों को, आधुनिक साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट देखेंगे बच्चों 5th वन, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस से हम अनुवाद करना है। वचनकार बसवण्ण क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, तो उसका उत्तर है वचनकार बसवಣ್ಣನವರು क्रांतिकारी समाज सुधारकरागिद्ದರು। अक्कमहादेवी सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಜ್ಞರಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂತರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಮ್, ದಯಾ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। 6 ಒಂದು ಅನುವಾದ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ 2 ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು। 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 3 सेंटेंस ಇರುತ್ತೆ। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-6 वाक्य में लिखिए। ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ತನಕ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತೆ 2 ಲೆಸನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 4 ಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ಪೋಯಮ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಪೋಯಮ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ। तो ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ का वर्णन कीजिए। ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ का वर्णन। ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಭಾರತ ಮಾತಾ का प्राकृतिक सौंदर्य, ಅದು ಬೇರೆ ಲೆಸನ್ मातृभूमि। मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य अलग है, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य अलग है। मातृभूमि यानी भारत माता, तो मातृभूमि पद्य से आएगा। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कीजिए, अलग अलग प्रश्न है। देखेंगे प्राकृतिक सौंदर्य कर्नाटक का। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है, यानी प्राकृतिक सौंदर्य नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत के दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। इसी प्रांत का कुछ भाग इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है और दक्षिण में, कर्नाटक के दक्षिण में ನೀಲಗಿರಿ की पर्वतावलियां शोभायमान है। ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ, ಅದರ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲೇನಿದೆ और दक्षिणದಿಂದ ಉತ್ತರದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಏನಿದೆ और दक्षिण में क्या है, इसको लिखना है, यह है कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य। बहुत आसान है, आपने क्लास में ही सीखा होगा। क्वेश्चन नंबर 45, कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए। हमारे कर्नाटक का शिल्पकला और वास्तुकला बहुत सुंदर है बच्चों। हम कर्नाटक में देखेंगे बहुत सारे दार्शनिक स्थल है और शिल्पकला वास्तुकला वाले भी स्थल हैं। हम देखेंगे कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। हम बादामी ऐहळे पट्टदकल्लु में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। तो यहाँ पर क्या है, बादामी ऐहळे पट्टदकल्लु में मंदिर है, उसकी शिल्पकला और वास्तुकला बहुत अद्भुत है। यानी शिल्पकला और वास्तुकला, शिल्पकला यानी मंदिरों की मूर्तियां, वास्तुकला यानी बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। बेलूरू, हलेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिर के पत्थर की जो मूर्तियां हैं, वहां पर पत्थर की मूर्तियां वे सजीव लगती है। ये सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां सुनाती है। वो पत्थर की मूर्तियां हमें रामायण और महाभारत पुराणों की कहानियां सुनाती है। श्रवणबेलगोला में हम सब ने देखा कि 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुर की गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी हम देखेंगे कि ये वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। हम
इसको कहीं नहीं देखेंगे। ये विस्परिंग गैलरी का वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है, क्योंकि एक तरफ से धीमी आवाज से बोलेंगे तो विरुद्ध छोर में स्पष्ट सुनाई देता है, इसलिए वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। दृष्टांत यानी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण भी हम लिख सकते हैं। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है, और मैसूर में सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। देखो यहाँ पर हमने देखा कौन कौन से गांव में क्या क्या है, हमने वास्तुकला और शिल्पकला में देखा। देखेंगे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 46 शायद लास्ट होगा। कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है? कर्नाटक भाषा और संस्कृति के लिए कन्नड़ के साहित्यकारों की क्या देन है? देन यानी कंट्रीब्यूशन क्या है, साहित्यकारों ने क्या क्या दिया है। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। फर्स्ट वन है वचनकार बसवण्णा, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। हमारे कर्नाटक में वचनकार बसवण्णा थे, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने वचनों द्वारा समाज को सुधार किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अक्कमहादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा, उन्होंने भी वचनों का रचना की है, वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। उन्होंने अपने वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। और पुरंदरदास और कनकदास आदि भक्त कवियों ने, देखिए पुरंदरदास और कनकदास भक्त कवि है, इन्होंने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। उन्होंने भक्ति के, नीति के और सदाचार के गीत गाए हैं। कन्नडದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, तो यहाँ पर गीत गाए हैं। और ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಕಾವ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ। ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾದ ಕುವೆಂಪು, ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಗೋಕಾಕ್, ಯು ಆರ್ अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। ಈ 8 ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ज्ञानपीठ पुरस्कारದಿಂದ अलंकृतरागिದ್ದಾರೆ। यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है। ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರ ಒಂದು ದೇನ್, ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ। ಈ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 8 ಮೇನ್ ಕವಿತಾಂಶ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ದೋಹೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ದೋಹಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ದೋಹಾವನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಕವಿತೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಈ ಕವಿತಾ को हम लिखना है 4 लाइन्स और 6 लाइन्स, इजी है, 4 लाइन्स अನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು। देखेंगे कविता, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी। ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೀವು पोएम ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, पोएम ಮೇಲೆ पोएम ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ಅಂತ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಕವಿ का नाम लिखना है सोहनलाल द्विवेदी। ನಿಮಗೆ ದೋಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು, ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ದೋಹೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಗದ್ಯಾಂಶ ಪಡ್ಕರ್ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೋಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿ। ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಓದಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ, ನೀವು ಇದನ್ನ 2-3 ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗದ್ಯಾಂಶ ಏನು ಅಂತ। ಫಸ್ಟ್ ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ। ನೋಡೋಣ, कहते हैं शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान माना जाता है, अतः प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। एक समय ऐसा था जो स्त्रियों की शिक्षा जरूरी मानी जाती है, सभी को 4 दीवारों में बंद रहना पड़ता था, और वह भी सोच कि स्त्री केवल चूल्हे चक्की तक ही सीमित रहना चाहिए। आज समाज बदल गया है,
स्त्री और पुरुष का भेद मिटता जा रहा है। पुरुष की तरह स्त्री भी पढ़कर होशियार बन रही है, वह भी पुरुषों की तरह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अब स्त्री अबला न रहकर सबला है। ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗದ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಶಿಕ್ಷಾ के बिना मनुष्य क्या माना जाता है? ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಾ के बिना मनुष्य पशु के समान माना जाता है. ನೀವು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾ ಜರೂರಿ ಹೇ, ನೀವು ಮೊದಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾ ಜರೂರಿ ಹೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है. आज स्त्री क्या बन रही है? आज स्त्री पढ़कर होशियार बन रही है. आज क्या मिटता जा रहा है? आज स्त्री और पुरुष का भेद मिटता जा रहा है. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಕ್ವಶನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಸಲ ಓದ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ओके, 10th में लास्ट एंडिंग बंदिदीवी. दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 15-20 वाक्यों में एक विषय के बारे में निबंध लिखिए. निबंध मಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಜನಸಂಖ್ಯಾ की ಸಮಸ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ವನ ಮಹೋತ್ಸವನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ. ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ वनों का नाश ಇದೆ, ಯಾಕೆ ವನಗಳ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ ಅಥವಾ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಪರಂಪರೆ, ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ वृक्षों का उपयोग, ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ. वृक्षों की उपयोगिता के बारे में वैज्ञानिकों का मत, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪಸಂಹಾರ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಸೆಗಿಂತ ಈ ಎಸ್ಸೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದೂವರೆ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. वन महोत्सव ನೋಡಿ. विषय प्रवेश, वन प्रकृति के आवश्यक अंग तथा मनुष्य के सहचर है. इजी से हम लिख सकते हैं, वन क्या है, प्रकृति के आवश्यक अंग है और मनुष्य के सहचर है. मानव का जीवन वनों पर आश्रित है. देखिए, मानव का जीवन, हमारा जीवन वनों पर आश्रित है. आदिकाल में मनुष्य प्रकृति के गोद में पला बड़ा है. पहले घर नहीं थे, मनुष्य क्या करता था, वनों के प्रकृति के गोद में ही पला बड़ा है. प्रकृति संपदा मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है. हमारे लिए प्रकृति संपदा बहुत आवश्यक है, वैसे भी वनों का इस प्रकृति आवश्यक अंग तथा मनुष्य के सहचर है, हमारे जीवन के सहचर. क्योंकि वनों से हमें बहुत सारे कच्चा माल मिलता है, पेपर के लिए लकड़ी का सामान, लकड़ी बनाने का सामान, पेपर बनाने का सामान, रबर बनाने का सामान, बहुत सारे वस्तुएं मिलती है. इसलिए प्रकृति के आवश्यक अंग तथा हमारे सहचर है. देखेंगे कैसे वनों का नाश हो रहा है. कैसे वनों का नाश हो रहा है, क्यों हो रहा है? जनसंख्या के कारण वनों का नाश हो रहा है बच्चों. वनों का नाश हो रहा है क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है. इसलिए रहने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वनों को कटाई कर रहे हैं. वनों के नाश के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है. इसलिए प्रदूषण यानी प्रदूषण बढ़ रहा है और जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि बढ़ रहे हैं. बहुत सारे पोल्यूशन हो रहे हैं, तो प्रदूषण हो रहे हैं. पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है. हमारा पर्यावरण यानी हमारा वातावरण क्या रहा है, अशुद्ध हो रहा है. क्योंकि वहां पर वनों का नाश हो रहा है, जहाँ पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है. वर्षा में कमी हुई है. वर्षा में यानी वर्षा आने में कमी हुई है, यानी बरसात आने में बहुत कमी हुई है. ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. तो ವಾತಾವರಣ ಅಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಲ ಪ್ರದೂಷಣ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ವಾತಾವರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. और हवा भी अशुद्ध हो रही है बच्चों. ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ ಅಥವಾ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ की परंपरा. ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ ಮತ್ತೆ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ सन 1950 में प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी और साहित्यकार कन्हैयालाल मणिकलाल ने एक वन नीति की घोषणा की. 1950 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾದ ಕನ್ನಯ್ಯಲಾಲ್ ಮಣಿಕ್ಲಾಲ್ ಅವರು ಒಂದು ವನ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವನಗಳ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1950 ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ವನ ನೀತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿ
इसमें वर्तमान वनों की रक्षा करना और पर्वतीय प्रदेशों में वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम बनाया गया। ಆ ವನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ वर्तमान वनों की रक्षा करना, ये वर्तमान वन जो है वन उसकी रक्षा करना, वनों की रक्षा करना और पर्वतीय प्रदेशों में वृक्षारोपण करना। पर्वतीय ಪ್ರದೇಶ ಪರ್ವತಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ವತಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ವನಗಳ ಇದು ಏನು ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ करने का कार्यक्रम बनाया गया। ವನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಬಾರ್ದು, वनों की रक्षा करना और पर्वतीय प्रदेशों में क्या करना, वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे 26 मार्च 1974 में 26 मार्च 1974 में सुंदरलाल मणिकलाल और एक व्यक्ति है, ये भी बहुत प्रमुख है, इनका नाम भी इन वन महोत्सव में बच्चों 26 मार्च 1974 में सुंदरलाल मणिकलाल नामक एक व्यक्ति थे, वो चिपको आंदोलन शुरू किया। उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन बहुत लोकप्रिय रहा। ये आंदोलन बहुत लोकप्रिय रहा। जब लोग जाकर वनों को काटते थे, जब सब लोग जाकर उस वनों को क्या करते थे, चिपक जाते थे उस वनों से। इसको क्या करते हैं, चिपको आंदोलन कहते हैं। ये आंदोलन बहुत लोकप्रिय रहा। इन आंदोलन के कारण सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगा दी। तब क्या हुआ, सरकार ने वनों की कटाई पर, जो वनों को काट रहे थे तब वनों की कटाई पर रोक लगा दी, यानी स्टॉप किया वनों को काटने का। और प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाने लगा। तब से अब तक क्या किया, जिसके कारण वनों की कटाई रोक लगा दी और प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह जुलाई फर्स्ट वीक क्या करने लगे, वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाने लगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाने लगा और वन महोत्सव मनाने लगे और वन महोत्सव का सरकार की ओर से वन महोत्सव करने लगे। देखिए एवरी जुलाई फर्स्ट वीक क्या करते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं। इसका क्या क्या मनाते हैं, हर जगह पर वृक्षों को वृक्षारोपण करना, ये कार्यक्रम शुरू हुआ। धीरे धीरे वृक्षों की संख्या, जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि होने लगी। देखिए जहां पर पर्वतीय प्रदेशों में वृक्ष लगाने लगे, तब क्या हुआ, धीरे धीरे वृक्षों की संख्या, जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि होने लगी बच्चों। और पूरे देश में वृक्षों को लगाया गया और वन महोत्सव मनाने लगे। इस तरह पूरे देश में प्रति फर्स्ट वीक में क्या करते हैं, प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव शुरू किया और वन महोत्सव मनाने लगे। इसको हम वन महोत्सव कहते हैं। वृक्षों का उपयोग मानव जीवन में वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में लाभ है। देखिए बच्चों, मानव जीवन में वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दोनों रूप में लाभ है ना। वृक्षों का उपयोग बहुत है, कि वो अप्रत्यक्ष रूप में भी लाभ है और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हमें लाभ मिलते हैं। कैसे, कि वो हम वृक्षों से ऑक्सीजन मिलता है, वर्षा में ज्यादातर बढ़ोतरी होती है, वन वर्षा लाने में सहायक है। ये प्रत्यक्ष रूप में क्या है, यानी वन है तो वहां पर वर्षा लाने में सहायक है। वनों से वायु शुद्धि होती है। ನೋಡಿ, ಮಾನವ ಜೀವನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ। ವನ ಮಳೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ, ವನದಿಂದ ವಾಯು ಶುದ್ಧಿ होती है, ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ। ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, वनों से पशु पक्षियों का संरक्षण होता है। ವನಗಳಿದ್ರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಇಷ್ಟು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ, तो वनों से पशु पक्षियों का संरक्षण होता है। ವನಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಅನೇಕ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ದಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ। वन राष्ट्र की सुरक्षा में सहायक है। ವನಗಳಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುರಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, तो ಅಲ್ಲಿ ವನಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ। वन राष्ट्र की सुरक्षा में सहायक है। वनों से अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। ವನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। नेक्स्ट पॉइंट ನೋಡೋಣ, वृक्षों की उपयोगिता के बारे में वैज्ञानिकों का मत। तो ವೃಕ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ, वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ वातावरण के लिए 33% पर वन होना चाहिए। ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 100ಕ್ಕೆ 33% ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವನಗಳು ಇರಲೇಬೇಕಂತೆ। इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इससे पर्यावरण क्या होता है, बैलेंस रहता है। वातावरण भी बैलेंस रहता है और पर्यावरण भी बैलेंस रहता है। पृथ्वी हरा भरा बनाने के लिए वनों की जरूरत है। इसलिए हमारी पृथ्वी हरा भरा और सुंदर बनने के लिए वनों की जरूरत है बच्चों। ನೋಡಿ, ಮನೆ ಹತ್ರ ನಮಗೆ
ಒಂದು ಮರಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. तो ನಾವು ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. वनों से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुएं, तो हमें वनों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? वनों से कच्चा माल, इमारती लकड़ी, रबड़, जड़ी बूटियां, सुगंधित पदार्थ बनाने का सामान मिलते हैं। वनों से लकड़ी प्राप्त होती है, इससे चमड़ा उद्योग, दिया सलाई उद्योग, फर्नीचर उद्योग बढ़ता है। देखिए बच्चों, वनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न वस्तुएं, तो ವನಗಳಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಮಾರತಿ ಲಕಡಿ, ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಂಡೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು. ರಬ್ಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಬ್ಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಅಳಿಸುವಂತಹ ರಬ್ಬರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಬ್ಬರಿನ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು. जड़ी बूटियां मिलती है और सुगंधित पदार्थ बनाने का सामान, ಸುಗಂಧಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಹೂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಗಂಧಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮಾನುಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವನಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಡಿ ಬೂಟಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು. वनों से लकड़ी प्राप्त होती है, ವನಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. इससे चमड़ा उद्योग, दिया सलाई उद्योग, फर्नीचर उद्योग बढ़ता है. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉದ್ಯೋಗನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಫಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಮಡಾ ಉದ್ಯೋಗ, ಚರ್ಮದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಯ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಚಮಡಾ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಉದ್ಯೋಗ. ಈ ಚರ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? एक्सपोर्ट निर्यात होता है दूसरे देशों को. दिया सलाई उद्योग, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ದಿಯ ಸಲಾಯಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದಿಯ ಸಲಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ, ಆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂಬೂಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆ ಒಂದು ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. फर्नीचर उद्योग बढ़ता है. लगभग 80 लाख लोगों को वन संबंधित कार्यों से रोजगार मिला है. ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ವನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮಿಲಾ ಹೈ. 80 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆ ವನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ವನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ಜನ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಈ ವನಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ವನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಈ ವನಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಆಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಏನು ಆಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಬರೋದು. ಆಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಭಾರತ್ ಸೆ ಅನೇಕ ವನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ಯಾತ ಹೋತಾ ಹೈ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಯದ ಸಾಧನವಾಗಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಧದ ಮರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಗಂಧಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ वनों से मिलते हैं, इसको हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय के साधन है. तो वनों से क्या क्या वस्तुएं मिलती है हमने देखा. उपसंहार, हमारे जीवन में वनों का विशेष महत्व है बच्चों. हमारे जीवन में वन क्या है? विशेष महत्व है हमारे जीवन में. तो अनेक संस्थाएं वृक्षारोपण के लिए अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे संस्थाएं वृक्षारोपण के कार्यक्रम कर रहे हैं. हम सबका यह कर्तव्य है कि हम व्यक्तिगत रूप से वनों का संरक्षण करने का प्रयास करना है. इसलिए हम सबका कर्तव्य यह है कि हम वनों की रक्षा करना है और पेड़ों को लगाना है. हम घर में हो, बाहर हो, जहाँ भी जगह मिले, हम वृक्षारोपण करना है, वृक्षों को लगाना है और पेड़ों को लगाना है. पेड़ों की रक्षा करना, हम अपनी धरती को हरा भरा और सुंदर बनाएंगे पेड़ों की रक्षा करके. और हम जो भी पेड़ है उसकी रक्षा करेंगे, वनों की रक्षा करेंगे और पेड़ों को लगाएंगे. वन महोत्सव भी मनाएंगे. एवरी जुलाई फर्स्ट वीक में हम वन महोत्सव मनाएंगे. इसके अंतर्गत हम पेड़ों को लगाएंगे. ऐसे करने से हमारी धरती, हमारी ये भूमि क्या हो जाएगी? हरी भरी और सुंदर बन जाएगी. इसलिए हम सब क्या करना है? हम वृक्षों की रक्षा करना है. निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए बच्चों. लास्ट वन, अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए. देखिए बच्चों,
क्या है, पत्र दो तरह के देते हैं, एक छुट्टी पत्र में दिया जाता है, एक पिताजी को पत्र हमें लिखना है अपनी बड़ी बहन की शादी में शामिल होने के कारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के नाम एक पत्र लिखिए। बच्चों हमने देखा कि पत्र कैसे लिखना है, बहुत आसान है। देखो प्रेषक है, पहले हम लिखेंगे प्रेषक, प्रेषक लिखेंगे बच्चों। उसके बाद देखिए प्रेषक लिखना है फॉर एग्जाम्पल सागर 10वीं कक्षा ए विभाग सरकारी हाई स्कूल दावणगेरे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सेवा में प्रधानाध्यापक सरकारी हाई स्कूल दावणगेरे लिखेंगे बच्चों। इसके बाद विषय लिखेंगे, विषय लिखना या महोदय लिखना आपकी मर्जी, जो भी लिखेंगे चलता है। विषय छुट्टी के लिए प्रार्थना ಅಂತ ಬರೆದು नेक्स्ट महोदय कॉमा ಮಾಡಬೇಕು, मैं सागर 10वीं कक्षा ए विभाग में पढ़ाई कर रहा हूँ। पहले ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। मेरी बड़ी बहन की शादी विवाह बेंगलुरु में दिनांक 10/6/2021 में होने वाला है, 10/6/2021 में होने वाला है मेरे बहन का विवाह। इसलिए मैं 4 दिन तक दिनांक 10/6/2021 से 14/6/2021 तक कक्षा में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। मेरी दीदी का विवाह है, इसलिए 10 से 16 तक कक्षा में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए आप मुझे इन 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। इसलिए आप मुझे इन 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, ये विषय हो गया। उसके बाद धन्यवाद लिखना है बीच में। राइट साइड में आपको लिखना है बच्चों आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका शिष्य, ऐसा नहीं लिखना है, राइट वे आपका आज्ञाकारी छात्र सागर 10वीं कक्षा ये विभाग लिखना है, इधर दिनांक और स्थान को लिखना है बच्चों। ये हो गया आपका पत्र। नेक्स्ट अपनी पढ़ाई के बारे में पिताजी के नाम पत्र लिखिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रेषक सागर दावणगेरे, इतना ही लिख सकते हैं, दिनांक राइट साइड में लिख सकते हैं। उसके बाद पूज्य पिताजी सादर सादर प्रणाम, आपके टेक्स्ट बुक में है लेकिन प्रेषक नहीं है बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में प्रेषक नहीं है, आपको प्रेषक लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना है, नेम और स्थान और डेट लिखना है प्रेषक में। यहाँ पर संबोधन और अभिवादन पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, माताजी को भी हम पूज्य माताजी सादर प्रणाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ आपके आशीर्वाद से कुशल हूँ। प्रश्न क्या है कि 5,000 रुपए पूछना है शैक्षिक यात्रा को जाने के लिए। हम ऐसे लिखेंगे, मैं यहाँ आपके आशीर्वाद से कुशल हूँ और कुशलक्षेम पहले लिखेंगे। आपका पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत खुशी हुई, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, और अपने पिताजी से कहना है कि मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। आपके आज्ञानुसार मन लगाकर दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहता हूँ, और मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ। खेलकूद या गपशप में ज्यादा समय गंवा नहीं रहा हूँ, मैं ज्यादा समय गपशप में नहीं गंवा रहा हूँ। इस बार मैं जरूर 98% तक उत्तम अंक लेकर पास हो जाऊंगा। 98% नहीं है, 100% में अंक लेकर पास हो जाऊंगा। और लिखना है माताजी को मेरा प्रणाम, छोटी बहन प्रिया को ढेर सारा प्यार। बच्चों आखिर में लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र लिखा है, यहाँ छात्र नहीं, आपका आज्ञाकारी बेटा लिखना है बच्चों। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी बेटा, यहाँ पर एंडिंग में क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी बेटा लिखना है। और सेवा में यहाँ पर हम देखेंगे, सेवा में श्री राजकुमार बीएम, घर नंबर भारत निवास कर्नाटक समीप, कुछ भी लिख सकते हैं आप एड्रेस, तो सेवा में लिखकर इस तरह बॉक्स डालना है। यह हो गया एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए पूरा पेपर। तो बच्चों ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 4 ಇನ ಒಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಲೆಸನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮರ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋं की कभी हार नहीं होती, पोएम कंपल्सरी ಬರುತ್ತೆ। तो ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಇದು ಪೇಪರ್, ಲೆಸನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ। ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ
ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.